दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। कैसे? तो बोलते हैं फॉस्फेट बड़ा लालची है। ये फॉस्फेट जो है बड़ा लालची है। एक हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ है, एक हाथ बोलता मेरा खाली है, अभी इस हाथ में भी लड्डू खाएंगे। दोनों हाथ में लड्डू खाने की कोशिश करता है। देखो इसका एक हाथ यहां से बिजी है, लेकिन ये वाला हाथ खाली है। ये वाला OH जो इसका खाली है, इस OH को इस OH के साथ रिएक्शन करा देगा ये। देखो यहां पर नंबर गिनाओ, 1 2 3 4 5। यहां पर नंबर गिनते हैं 1 2 3 4 5। अब बताइए ये OH कौन से नंबर पे लगा हुआ है? 5 नंबर पे। और ये तो 5 और 3 के बीच में यहाँ का 3 नंबर पोजीशन खाली है और यहाँ का 5 नंबर पोजीशन खाली है। 3 नंबर पोजीशन पे क्या है? ये OH मतलब अल्कोहल। और ये यहाँ पर 5 नंबर पे एसिड। ये एसिड और ये अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएगा, H2O बनकर निकल जाएगा। तो H2O निकाल दो, एक H दो एक H निकल गया, एक O गायब हो जाएगा और बीच में कॉमन O आ जाएगा और यही बॉन्ड हो गया आपका कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये भी ईस्टर है, ये भी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है। डाई नहीं आया अभी भी। लेकिन अब बताओ इस डायग्राम में कितने ईस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं? यहाँ पर एक ऊपर और एक नीचे। ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ये भी ईस्टर बॉन्ड है। 2 ईस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, डीएनए में होते हैं। तो डीएनए में फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड होते। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि 2 ईस्टर बॉन्ड होते हैं, फॉस्फेट से दोनों तरफ ईस्टर बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ये वाला देख सकते हो, ये ईस्टर बॉन्ड है। ये रहा एक ईस्टर बॉन्ड, लाल रंग के इंक से मार्क कर दिया, और ये भी दूसरा ईस्टर बॉन्ड है। 2 ईस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। और इस तरह फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है डीएनए का बहुत सारे आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में आपका पूछे डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड दिखाई देते हैं, तो 2 बॉन्ड अभी तक दिखा चुके हैं, तीसरा भी बचा है, बताना। 2 हमने देख लिया, कौन कौन सा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब एक बॉन्ड और पढ़ाएंगे, 2 तो पढ़ लिया, तीसरा बाकी है। फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड भी कह सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स ऑफ द, कोई बोले कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ द डीएनए इज, तो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड पहचान है डीएनए की, इसका कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा है? प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड, सही जवाब, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के केस में पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट केस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऐसे डीएनए केस में आपका फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड को कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कहा गया है। होने को इसमें ग्लाइकोसाइडिक है, होने को इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आगे पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी और फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड भी है। लेकिन इसमें कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड कौन सा है? इसका फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, इसका कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है, स्पेशल बॉन्ड है जो इसमें यूनिक है। ज्यादा हार्ड होने हो गया, हापाजेट हो रहा होगा तो बोलना, रिपीट कर दें, थोड़ा स्लो हो जाएंगे। पक्का? किसी को दिक्कत नहीं है? अच्छी बात है। तो डीएनए का 1 बनाए, 2 बनाए और एक आध 2 बना देते हैं, जितने चाहो उतने बना सकते हो। यहां पर ये एक लंबी सी चैन बन जाएगी और इसे कहेंगे पॉलीडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। कौन सी चैन बन गई? पॉलीडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड चैन। डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की लंबी सी चैन बन गई ना? कितनी चैन बनी? 1। लेकिन ये अकेला नहीं रहता, इसको पार्टनर चाहिए, ठीक है? खूब वो कर रही है, सुनो। अच्छा एक चीज और बताना, जल्दी से देखना कि कौन ट्राई करेगा। आप में से कोई बता सकता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर? पढ़ा तो बचपन से बहुत बार पढ़ चुके हो, पता कौन पाता है? आपने बायोलॉजी को तो खूब पढ़ा है चैप्टर को, डीएनए। बताना, आपको एक इंड को 5 प्राइम इंड कहते हैं और एक इंड को 3 प्राइम इंड कहते हैं। डीएनए के 2 इंड होते हैं। अगर डीएनए देखें हम तो डीएनए में 2 हिस्से होते हैं। इस इंड को अगर 5 प्राइम कहते हैं तो इसका अपोजिट वाला यहाँ पे 3 प्राइम होगा, ये वाला 3 प्राइम होगा और ये वाला 5 प्राइम होगा। ये तो पता है सभी को। ये 3 प्राइम 5 प्राइम ये आया कहां से वर्ड? क्या चीज, कैसे मालूम? हाँ बोल रहे हो तो नहीं, थोड़ा सा और सही करो। सही आंसर, खाली रहने वाला। कौन सा किसका फ्री है? देखो सब एक दूसरे से बिजी है, लेकिन ये वाला देखो
इसका ये वाला पोजीशन, ये OH खाली है, देखो इसका ये OH खाली है, 5वें नंबर पोजीशन खाली है इसका। ये वाला देखो बुक है, इधर पर एक हाथ से इधर बंधा हुआ, एक हाथ से, 2 हाथ सबके पास है। एक चैन बना के देखो, आप लोग बनाना मत, सोच लो, मतलब एक चैन बना के आपको खड़ा कर दे, आपका एक हाथ इधर वाला लड़का पकड़ा होगा, एक हाथ इधर वाला लड़का पकड़ा होगा, दोनों तरफ आपके हाथ पकड़े हुए होंगे, ऐसे एक लंबी चैन बन जाएगी। लास्ट वाले बच्चे का एक हाथ उधर का खाली होगा और इस लास्ट वाले का उधर का एक हाथ खाली होगा, जो किसी से नहीं पकड़ा होगा। समझ रहे? दोनों कॉर्नर में एक एक खाली होगा, एक हाथ उसका, लेकिन चैन बनी होगी तो एक चैन बन जाएगी। तो आप देखेंगे यहां पर कौन सा नंबर पोजीशन खाली है, 5 नंबर पोजीशन खाली है इसका फॉस्फेट का। और यहां पर देखेंगे 3 नंबर पोजीशन, जो यहां पे बुक था लेकिन यहां पर खाली है, तो 3 नंबर पोजीशन इसकी खाली है, ये OH, इसलिए इस इंड का नाम 3 नंबर पोजीशन खाली है, इसको 3 प्राइम इंड कहेंगे। इसकी 5 नंबर पोजीशन खाली है, इसलिए इसको 5 प्राइम इंड कहेंगे। तो डीएनए का कौन सा इंड कहलाता है, आप समझ सकते हैं। ये खाली एक लंबी सी चैन बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, लेकिन हम उतना मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। बार बार जानते हो बोर्ड वर्क हम बहुत कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वरना एक लंबी बार बार बना दे क्या चलेगा, तो बार बनाते आप देख सकते थे, ये इधर का ये खाली होता और लास्ट वाले का 3 प्राइम, वरना सारे भरे होते। अब इसका पार्टनर चाहिए, पार्टनर को कैसे चाहिए देखोगे, अगर सेम चीज यहां पर बना दे, ध्यान से देखना, जैसा ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है, यही सेम चीज उठाकर यहां लिख दे तो बन जाएगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करना होगा, हमको चाह रहे हैं, हाँ याद रखना, अगर हम इसको 5 को सिर मान लेते हैं, सपोज इसको सिर मानते हैं और 3 को पैर मानते हैं, सपोज, हाँ सपोज, कोई बात नहीं, रिपीट कर रहे हैं, अगर सिर को 5 प्राइम मानते हैं और पैर को 3 प्राइम मानते हैं, तो इसका ये उल्टा चलेगा। ट्रेन में कंफर्टेबल जर्नी करना है, अगर आपको RAC सीट मिली है तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबली कम होगा। RAC मतलब एक सीट में 2 लोगों को शेयर करना है, दोनों सिर एक तरफ कर ले, पैर एक तरफ कर ले, अच्छे से जा पाएंगे। तो क्या करते हैं, ये पोजीशन अपना लेंगे। RAC ट्रेन में RAC सीट याद करो, आपको कभी RAC मिली हो ट्रेन में और जर्नी करनी हो तो आपको कैसे सोना पसंद करते हैं, एक आदमी इधर सिर कर लेता है और एक आदमी इधर सिर कर लेता है। ऐसे सोने पर अच्छी नींद आती है, दोनों ऐसे कर लेंगे नहीं, हाँ अरे चाइना की बात कर रहे हैं। तो कंफर्टेबल जर्नी के लिए आपका सिर इधर, एक का पैर इधर हो जाएगा, तो ये जस्ट अपोजिट चलेगा। समझ में आ रही बात, जैसा ये होगा इसका उल्टा चलेगा। अब इसको पकड़ के उल्टा कर दो, इसी चैन को उठाकर उल्टी कर दो, मंदिर को उल्टा कर दो, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मंदिर भी उल्टा हो जाएगा। तो मंदिर उल्टा मंदिर बनाना है हमको, और मुश्किल पड़ेगा हमको बनाना, दिक्कत होगा तो देखना, गड़बड़ाए नहीं हम। हाँ ये रहा O, ठीक है। नंबरिंग कहां से जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी यहाँ 1, यही होगी ना, 1 2 3 4 5 हो जाएगी ऐसे नंबरिंग। 1 नंबर पे हमको क्या जोड़ना है, यहाँ पर देखना, कुछ आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा ये डिपेंड करता, देखना, जब अगर यहाँ पर A लिखा है तो इसके सामने T ही आएगा। A के दोस्त का नाम T है, थाइमिन। थोड़ा बनाने में और गड़बड़ हो गया, एकदम सामने सामने लाना था, बराबर पैरेलल में लाना चाहिए था, एकदम सीधे में। कोई बात नहीं, समझ लेना, तो भावनात्मक रूप से समझ लेना। तो A के सामने आएगा T, ये 5 नंबर पे क्या रहेगा, देखो ये CH2O P के पास एक डबल बॉन्ड O, OH, समझ गए, बन गया। देख पा रहे हैं, उल्टा बना दिया हमने, सेम चीज उल्टा फिर से बना देते हैं दूसरा। बहुत डबल मीनिंग बात समझ रहे हो, हैं? या जी है, जी के सामने कौन आएगा, C आएगा, C आएगा। ये 1 2 3 4 बाकी जगह छोड़ देते हैं, मुद्दे में पहुंचते हैं सीधे, हम गड़बड़ाए ना जिससे। CH2O P डबल बॉन्ड O, OH, देख पा रहे अच्छे से, नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 और 5 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, होपफुली आता समझने में। बस हमने इसी को उल्टा लिख दिया,
ये वाला इस वाले के साथ जुड़ा हुआ होगा कि नहीं जुड़ा होगा? कैसे जुड़ेगा? कौन से वाले से? इसका OH और ये 3 नंबर वाले का OH, यहाँ पे OH होगा, ये OH और ये OH रिएक्शन कर लेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक O कॉमन आ जाएगा और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये आपको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड आप देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? अब 2 DNA मॉलिक्यूल बन गए। एक चैन ऐसी लंबी सी, इसके नीचे मान लो बहुत सारा है अभी, एक लंबी सी चैन, ये 2 चैन एक दूसरे के सामने आ गई, अपोजिट, एक का सिर ऊपर है, दूसरे का पैर नीचे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये एक दूसरे के सामने आ गई। जब 2 चैन एक दूसरे के पास आएंगी तो इस चैन का एडेनिन नाइट्रोजनस बेस इस चैन के नाइट्रोजनस बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा और A और T के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड बनेंगे, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। एकदम सीधा बनाना चाहिए था, थोड़ा टेढ़ा हो गया मुझसे, लेकिन एकदम सीधा और ऊपर करते इसको तो आपके एक दूसरे के सामने बनते। कौन सा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है? 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में। आपके एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बनता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं और किसके बीच बनते हैं? 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच। ये एक इस चैन का होना चाहिए, दूसरा दूसरी चैन का होना चाहिए। सेम चैन के में नहीं बनाते, 2 अलग अलग चैन के होने चाहिए। और इस तरह डीएनए की एक चैन दूसरे चैन से जुड़ी हुई है, देख सकते हो। डीएनए की एक चैन डीएनए की दूसरी चैन से जुड़ा हुआ किसकी मदद से? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा जो जोड़ के रखता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो चैन को जोड़ने का काम करेगा। तो डीएनए की 2 चैन आपस में जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और डीएनए का बेस कौन किससे बना होता है? रीढ़ की हड्डी किससे? फॉस्फेट और शुगर से। फॉस्फेट और शुगर उसका बैकबोन बनाती है। आपसे पूछा था बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। और शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट ऐसे बनेगा। इधर में शुगर फॉस्फेट चलेगा और एक चैन दूसरी चैन से किस बॉन्ड से जुड़ेगी? ज्यादा दिक्कत हो रहा है? हमको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग होने लगे आप लोग, बाउंस होने लगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। जहां से दिक्कत हुई होगी रिपीट भी कर देंगे, हम वीडियो भी बना दिया इसीलिए, जिससे आप बाद में लगे तो देख सकते हैं। देखते हैं एक बार डीएनए का एक डायग्राम बनाकर हम दिखाते हैं आपको। ये डीएनए का एक डायग्राम है। बताइए इसका बैकबोन बनाना है, मतलब हमको यहां पर ये लाइन जो है, लाइन नीली लाइन किस चीज की बनी हुई लाइन है? ये नीली लाइन फॉस्फेट। और तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, लेबलिंग कर सकते, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ऐसे कर सकते हैं लेबलिंग। गिनती भी फिक्स है, लेकिन बताएंगे गिनती के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले ऐसा, इधर की लाइन भी ऐसी ही है, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। इसीलिए कहा जाता है कि बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ, तो आप याद रखिएगा, फॉस्फेट और शुगर से बना हुआ है। बीच में क्या होगा? इस साइड से जुड़ा हुआ होगा आपके, क्या जुड़ा होगा? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होंगे। अगर यहाँ पे एडेनिन होगा तो इस तरफ क्या होगा? थाइमिन। अगर इधर पे ग्वानिन होगा तो इधर पे, इधर साइटोसिन होगा इधर पे, इधर टी होगा तो इधर पे ए। ऐसे इनके पैरेलल होंगे और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा? देख सकते हैं कब डबल बॉन्ड बनेगा, कब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर एडेनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे तो डबल, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनेगा तो पूछे डीएनए स्टेबल कब होगा? जिसमें ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा हो या जिसमें एडेनिन थाइमिन ज्यादा हो? कौन सा डीएनए? ग्वानिन और साइटोसिन। जीसी कंटेंट अगर रिच होता है, बोले जीसी रिच डीएनए है, डीएनए बोलते जीसी रिच डीएनए। जीसी रिच मतलब ग्वानिन और साइटोसिन रिच है, तो जीसी रिच डीएनए मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा? और एटी रिच लेस स्टेबल होगा। जीसी रिच होगा तो मोर स्टेबल होगा, एटी रिच होगा तो लेस। एटी रिच मतलब एडेनिन थाइमिन, ठीक है। इसका 4 सीक्वेंस हो सकते हैं, कौन सा सीक्वेंस है इस पे डिपेंड करता है। अगर एटी रिच हुआ तो लेस स्टेबल होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा डीएनए का। और अगर जीसी रिच होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मोर स्टेबल होगा। कोई खास दिक्कत लगी हो अभी तक समझने में तो बोल सकते हो बच्चा,
कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट आउट करने की। चले आगे। जीसी कंटेंट रिच है डीएनए, इस लाइन का मतलब क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर डीएनए का जीसी कंटेंट रिच है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट किसका? दो डीएनए दिया, एक में जीसी रिच डीएनए का सीक्वेंस दे दिया और एक एटी रिच दे दिया, दो डीएनए के सीक्वेंस लिख दिया। पूछा इन दोनों में से मेल्टिंग टेम्परेचर किसका हाई होगा? जीसी रिच। जिसमें जी और सी गिन लेना, अगर दो सीक्वेंस लिख दें आपको लाइन से, इसमें जी गिनना कितने हैं, जी और सी को गिनना, और इसमें जी सी गिनना, जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, मोर स्टेबल होगा। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसका समझने में कोई खास दिक्कत होपफुली नहीं हुई होगी। अब डीएनए का मॉलिक्यूल्स कैसा होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको मिटा दे। अच्छा इधर बताओ, इसका कौन सा हिस्सा फ्री होगा? अगर ये इसको उल्टा कर दिया जाए, इसका 3 प्राइम इंड फ्री है इसका, और यहां पर 5 प्राइम इंड सही है। तो मतलब अगर ये डीएनए 5 और 3 था तो ये 3 और क्लियर नहीं थी बात? तो इस तरह दो अगर चैन देखा है, डीएनए की दो चैन देखें, अगर इसको हम 3 प्राइम लेवल कर रहे हैं, इसको हम 5 प्राइम लेवल करेंगे, और जिसको 3 किया है, 3 के उल्टा में जो गया है ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। डायरेक्शन दिखाता है, ये फ्री इंड दिखाता है कौन सा हिस्सा फ्री है वहां का। कोई दिक्कत समझने में? क्या कर रहा है? मेरा फोटो ले रहा है। ले लो। समझना इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये लड़का क्या कर रहा है? सेल्फी ले रहा है। कोई बात नहीं, लेने दो, जो लेना ले लो, उसे कोई दिक्कत नहीं। बस इतनी सी बात है कि जितना पढ़ाया है समझ में आया है, बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो समझाना चाह रहे थे वो आपके दिमाग तक चला गया, इंपॉर्टेंट उतना सा बात था। ठीक है, अगर एक दो हट भी गया हो लिखने में तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे हमने लेबलिंग नहीं किया, कहां पर क्या भरना है वो अपने आप भर लेना। चलेगा। अब गिनने की बात करते हैं। आपका डीएनए का एक लूप की बात करें, एक हेलिक्स की बात करें, तो बताना जल्दी सब तुम ही बताएगा। तू सेल्फी ले रहा था ना अभी। चलो, यहां से लेकर यहां तक एक लूप होगा, डीएनए का एक हेलिक्स बोल रहे हैं हम, मतलब एक लूप कह रहे हैं। यहां से यहां तक को कहेंगे या यहां से यहां तक को कहेंगे? एक पिच बोला, पिच मतलब कितना? 1 पिच। याद रखना, अगर आपको गलती से किसी ने बता दिया हो कभी कि यहां से यहां तक एक पिच होता तो गलत बता दिया था, आप याद रखिएगा। एक पिच या एक लूप की बात करें तो यहां से यहां तक कहलाता है। 2 लूप आते हैं उसमें। ठीक है, एक पिच या एक लूप की बात करें तो वहां से यहां तक की बात कर रहा है, उसमें 2 टुकड़े आ जाएंगे, इसे ग्रुप्स कहते हैं। इस जगह घुसे हुई जगह को ग्रुप्स कहते हैं, गड्ढे, ग्रुप्स। और यहां से यहां तक एक लूप कहलाएगा। बहुत बड़ा डीएनए होगा, डीएनए छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जगह नहीं है मेरे पास। अगर हम बात करें, छोटा सा बना के दिखा देते हैं आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें कहां से कहां तक लूप कहलाएगा? ये एक पिच कहलाएगा, एक। दूसरा आपका यहां से लेकर यहां तक, एक ही हुआ क्या? हो गया, हाँ। समझ पा रहे हैं? तो आपको ऐसे गिनना है। आप इसको एक गिनते हैं तो गलत गिनते हैं, अगर इतने को एक गिन लेते हैं तो गलत गिनते थे अभी तक। ये एक होता है। और वाटसन एंड डीएनए बहुत तरह के होते हैं। बी टाइप डीएनए, ए टाइप डीएनए, जेड टाइप डीएनए, सी टाइप, बहुत सारे डीएनए होते हैं। इनमें से सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर डीएनए, कोई टाइप ना बताया गया तो आपको कौन सा डीएनए समझ लेना है? बी फॉर बॉय, बी फॉर गेस्ट, बी फॉर बर्थडे। तो बी टाइप डीएनए, वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए बना दिया था वो कौन सा तरह का डीएनए था? बी टाइप डीएनए था। इसलिए हम ऑटोमेटिकली अगर कहीं पर कोई टाइप का डीएनए नहीं लिखा है तो हम बी मान लेते हैं। अगर बी के अलावा कोई और होगा, जेड होगा या ए होगा या कोई और होगा, तो वहां पर उसके आगे लिख देगा कौन सा डीएनए, साफ साफ बताकर पूछेगा, तब कोई और का बताइएगा, वरना आपको बी टाइप डीएनए ही मानकर पढ़ना है। आपके सिलेबस में बी टाइप डीएनए ही है। तो बी टाइप डीएनए की बात करें तो बी टाइप डीएनए में एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे ये फिक्स होता है, 10 होंगे। 1 2 3 4 अगर लिख दिया हमने, सपोज यहाँ पे 5 6 7 8
9 और 10, सिर्फ 10 ही आएंगे। यहां से यहां तक एक लूप में 10 ही होना चाहिए, और 10 इधर होंगे, 10 इधर भी होंगे। टी के आगे होगा ए, सी, सी, टी, ए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देख सकते हैं टोटल कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, कितने बेस हैं, 20 नाइट्रोजनस बेस हैं, और कितने पेयर हैं, 10 पेयर। तो 10 पेयर होंगे एक लूप में, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 10 पेयर, गिनती फिक्स है इनकी। वर्ड एग्जैक्टली देख कर आता पड़ेगा, भूल जा रहे हैं वर्ड। एक हेलिक्स बोल देंगे शायद, नहीं रुको एक मिनट, वर्ड भूल रहे हैं वाला, एक सेकंड बच्चा। द पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स वर्ड यहाँ पे पिच बोल रहा है, इसको एक पिच मान रहा है। अगला वर्ड पूछे, ध्यान समझना, यहां से यहां तक पिच ऑफ हेलिक्स की लेंथ भी फिक्स है, नहीं, 34 एंगस्ट्रॉन। कितने एंगस्ट्रॉन होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। यहां से यहां तक की लंबाई फिक्स है 34 एंगस्ट्रॉन, या नैनोमीटर में लिखेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर लिखोगे तो 3.4 नैनोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉन लिखोगे 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 10। तो अगर आपसे पूछा जाए, अपना ब्रेन का यूज करते हुए बच्चा आप बताएंगे, नींद आ रही है आपको, अगर हम बात करें एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितना आएगा, 3.4, यहां से यहां तक 34 एंगस्ट्रॉन है, 10 लोग हैं, डिवाइड कर दो पर के बीच में, 34 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 10, कितना आंसर आएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन, 3.4 एंगस्ट्रॉन, 3.4 एंगस्ट्रॉन, बार बार कर लो 10 बार, तो 34 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस का ये 34 है, तो एक इसके बीच के मेंबर की दूरी कितनी होगी, तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो आंसर होगा 3.4 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर मत बोल देना, नैनोमीटर में पूछेंगे तो और कम हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। हाँ थक गए जी बता रहा के, चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट थोड़ा सा। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ डीएनए, बचा है, लेकिन थक गए हैं इसलिए आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कल बढ़ेंगे, आपका अपोजिट आप भी हो जाओगे, हम भी हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर रुक रहे हैं थोड़ा सा।